इट्स डे 1 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिजाबेथन एज। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा पेपर 1 का हम सुबह कवर अप कर चुके हैं। अब हम शाम के टाइम में या फिर आप लोग रात के टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंग्लिश। ठीक, तो पेपर 2 में आज हम एलिजाबेथन एज के बारे में बात कर रहे हैं। इन केस जिनको टाइमलाइन से रूबरू नहीं है उनको मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ, और उसको दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये 50 डेज़ मास्टर चैलेंज है, मास्टर सीरीज़ है, जिसमें हम पेपर 1 पेपर 2 JRF लेवल का हम कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हम आपको PYQs भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस इसकी एक कीमत है, प्रमोशन नहीं है, फ्री है। कीमत ये है कि आपको अपने 50 दिन देने पड़ेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको टाइमलाइन नहीं मालूम है, उनको मैं एक बार टाइमलाइन दिखा दूं और बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, सारी कनेक्टिविटी 450 CE से लेके प्रेजेंट तक, ये सारी कनेक्टिविटी जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी फाउंडेशन सीरीज़ में कवर अप कर चुके हैं टू मेंटेन द बेस, क्योंकि हमको मास्टर सीरीज़ लानी थी। और हमारा जो मुद्दा था, जो हमारा एक एम था, वो ये था कि हम बच्चों का जो फाउंडेशन बिगड़ा हुआ होता है उसको संभाल पाएँ, उसको संभालने के बाद हम बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ कि डीप डाइव तो हम कितना भी करा देंगे, बाद में करा देंगे, इंस्टेड ऑफ थ्योरी कि हम आपको बस थ्योरी दे रहे हैं। हमारा गोल ये था कि हम आपको चीज़ें सिखा पाएँ कि बेस उठा कहाँ से, है ना। तो अगर आपका वो बेस क्लियर नहीं है तो आई सजेस्ट कि आपको फाउंडेशन सीरीज़, जिसमें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं है, बट यू हैव टू गो एंड कंप्लीट दैट प्लेलिस्ट जो चैनल पे ही पड़ी हुई है। और अगर आपका वो कंप्लीट है, लाइक आपको अगर टाइमलाइन बहुत अच्छे से आती है कि ओल्ड इंग्लिश में विवोल्व, आप कैंटरबरी टेल्स, इन सब के बारे में जान रहे हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ, है ना। जैसे हमारे पास ओल्ड इंग्लिश था, मिडिल इंग्लिश, देन एलिजाबेथन, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, तो ये सारा हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने शुरुआत की है एलिजाबेथन पीरियड से, दैट इज़ रेनेसांस। रेनेसांस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है और ये आता ही आता है। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम एलिजाबेथन एज से शुरू करते हैं और एलिजाबेथन एज में जानते हैं कि क्या चीज़ें रही हैं। तो एलिजाबेथन एज में अगर मैं आपके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो एलिजाबेथन एज क्या रही है, वो आपका वो टाइम पीरियड रहा है जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन रहा। ठीक, 1558 to 1603। ठीक, एलिजाबेथन एज एक गोल्डन एज कहलाई जाती है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। गोल्डन एज इसलिए भी कहलाई जाती है क्योंकि इसे आप रेनेसांस मान सकते हो, रीबर्थ मान सकते हो। रेनेसांस क्या है? रीबर्थ। It emerged from a confluence of Renaissance humanism, Protestant Reformation, nationalistic pride, post-Spanish Armada and the rise of print culture। ये सारी चीज़ें रही हैं। ठीक, अब जिन बच्चों को पहली लाइन पढ़ के लगा होगा कि इतनी कठिन लैंग्वेज है, तो उनको मैं बता दूं कि ये कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है। ये बात ये है, ये इसलिए रखी गई है क्योंकि आपको रूबरू कराया जा सके PYQs से। अगर आप PYQs कर रहे होंगे एज अ सीरियस एस्पिरेंट, तो आपको मालूम होगा यही वो कीवर्ड्स हैं जो आपके PYQs में आपको दिखते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्यों हमने सोचा कि क्यों ना आपके नोट्स में ही ऐसी लैंग्वेज दी जाए जो आपको मिलती जुलती लगे जब आप PYQs करें, जब आप पेपर देखें, है ना। गुड ना। हाँ, यही है हमारी क्वालिटी कंटेंट। और क्वालिटी कंटेंट के साथ में अगर मैं बात करूँ कि आपको ऐसे टेक वाइज आपको ये लग सकता है कि अरे हमको वो रंग बिरंगी पिक्चर्स नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, कोई हुक नहीं दिख रहा कि जिससे इंसान रुक जाए, तो वैसा वायरल हुक टाइप यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सीधी बात मिलेगी। आप सीरियस हैं, पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले हैं तो आप बहाने एक्सक्यूजेस अपने निकाल ही लेंगे, चाहे आप वो किसी भी तरह से निकालें। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज इज़ द रेन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथन, जब वो शासन कर रही थी। ठीक, क्वीन एलिजाबेथन ना एक बहुत ही होशियार, एक बहुत ही आप कह सकते हो बहुत पॉलिटिकली वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी। एक्टिव के साथ होने के साथ साथ वो होशियार भी थी, है ना। और वो आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज करती थी, पेट्रोनेज करती थी। ठीक,
तो आपको क्या याद रखना है कि द एलिजाबेथन लिटरेरी एक्सप्लोजन वॉज नॉट मेरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ रॉयल पेट्रोनेस, इट वॉज ड्रिवन बाय अ न्यू सेकुलर humanism that shifted focus from God-centered medieval cosmos to the human individual as the measure of all the things. ठीक, हुआ ये कि अभी तक इससे पहले जो चल रहा था, चाहे हम विवुल्फ कहें, चाहे हम कैंटरबरी टेल्स कहें, है ना, इन सारी चीज़ों में क्या चल रहा था कि हम देख रहे थे कि जो हमारा राइटिंग पैटर्न है, जो हमारी चीज़ें चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा बेस्ड थी लाइक रिलीजियस टेक्स्ट पे, मतलब ऐसे रिलीजियस टाइप थी, मॉरलिटी प्लेस, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके साथ में इंटरल्यूड आया जहाँ से चेंजेस आने लगे, तो एक तरह से रीबर्थ हुआ। जब रीबर्थ हुआ तो आपको चेंजेस मिले, जहाँ पे लोग लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे। वो ऐसे गॉड रिलीजियस सेंटर्ड जो मीडिएवल कॉस्मोस चल रहे थे, उससे बदल के ह्यूमन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे शिफ्ट हो रहे थे, लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए, उनकी चीज़ें महसूस करते हुए लिख रहे थे। तो वो हमारा क्या था, रेनेसांस पीरियड। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। चलो, हर चीज़ बताई जाएगी, घबराना नहीं है कि यहाँ नहीं बताई तो आगे नहीं पता लगेगी, सब बताया जाएगा, बट वी आर गोइंग इन अ सीक्वेंस, यू शुड रिस्पेक्ट डैट। और कोई भी डाउट हो, कैसा भी छोटा सा भी, अगर आपको लगता है कि अरे ये मैं पूछ लूँगा तो कैसा हुआ, डरो मत, पूछ लो, सब पता लगेगा, सब बताया जाएगा, हर चीज़ का जवाब मिलेगा। ठीक, हम बैठे हैं बताने को, आपकी चीज़ें, आपकी जर्नी आसान बनाने को। डीप इनसाइट हमने आपको बता दिया, समझ आ गया कि चेंज कहाँ पे आया, कैसे चेंज आया। ठीक, जितनी बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं वो आपको सारी समझाई जाएंगी। ठीक, अब देखो हुआ क्या कि रेनेसांस ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा था, इट इमर्ज्ड फ्रॉम अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस ह्यूमनिज्म, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, नेशनलिस्टिक प्राइड, पोस्ट स्पेनिश आर्माडा एंड द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर। हुआ ये कि रेनेसांस ह्यूमनिज्म, जहाँ पे क्लासिकल लर्निंग रिवाइव की गई, मतलब ग्रीक लैटिन टेक्स्ट जो भी हमारे पास थे, उसमें से जो ग्रीक थॉट था, मतलब जिसमें रीज़न और ब्यूटी था। ग्रीक थॉट में क्या था, रीज़न और ब्यूटी, लैटिन रिहॉट्रिक में एलोक्वेंस। इन चीज़ों को रिवाइव किया गया, लोग ज़िंदगी दोबारा जीने लगे, केवल ऐसे भगवान की बातें, केवल मॉरल लेसन्स, मॉर्टेलिटी प्ले, ये जो सारी चीज़ें, इनसे हट के एक क्लासिकल लर्निंग का रिवाइव किया गया, है ना, जिसमें ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट इन्वॉल्व थे। फिर इसमें एक रिफॉर्मेशन इम्पैक्ट भी आया। क्या इम्पैक्ट आया, ये इम्पैक्ट आया कि जो इंग्लिश बाइबल चल रही थी, है ना, टिंडेल कवर्डेल, विच इज़ एनरिच्ड वर्निकुलर इंग्लिश, जिसमें वर्निकुलर मतलब वहाँ पे लोग चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करने लगे, है ना। और इससे क्या हुआ कि उन्होंने एक स्पेस बनाया सेकुलर लिटरेचर का। अगेन आई एम सेइंग कि रेनेसांस रीबर्थ था, तो जो भी ट्रेडिशनल वेज चल रहे थे वो चेंज हुए, और लोगों ने लाइफ को समझना शुरू किया, उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। ठीक, तो ये रिफॉर्मेशन इम्पैक्ट आया, रेनेसांस ह्यूमनिज्म आया। नेशनलिज्म में ये हुआ कि जो स्पेनिश आर्माडा था उसकी डिफीट, है ना, सर्च इन इंग्लिश प्राइड और पेट्रियोटिक लिटरेचर भी आ गया। ठीक, कोर्ट एज अ सेंटर, क्या बात है कि एलिजाबेथन खुद में वो मल्टीलिंगुअल थी, एजुकेटेड थी। ठीक है, आई यूज टू प्रोनाउंस एजुकेशन एजुकेटेड, तो इन केस कोई और प्रोनाउंस करता हो तो डोंट ट्राई टू कंपेयर और एनीथिंग लाइक आप तो ऐसे बोलते हो। देखो, हर किसी की एक अपनी बोली हो सकती है, चेंज हो सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, है ना। कोड सेंटर क्यों बना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ रॉयल पेट्रोनेज, ये इसका क्या मतलब आ रहा है, ये मतलब आ रहा है कि कोर्ट, देखो एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथ खुद मल्टीलिंगुअल, तो लैटिन भी बोल लें, जो इटालियन भी बोल लें, है ना, बहुत ज़्यादा भाषाएं और भी जानती थी, अभी ऐसे मेरे को तुरंत क्लिक नहीं हो रही, बट मैं बता रही हूँ। वो मल्टीलिंगुअल थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत ज़्यादा ऐसे पॉलिटिकली एक्टिव भी थी और समझदार भी थी, है ना, और उनको आर्ट से एक अलग ही प्यार था।
तो लिटरेचर वॉज परफॉर्म फॉर कोर्ट अप्रूवल, हेंस आर्टिफाइस, एलिगरी एंड यूक्लिड डोमिनेटेड। अब आप कहोगे इतने कठिन शब्द थे, कोई कठिन नहीं है, सब बताए जाएंगे, है ना। तो ये जो राइटर्स वगैरह थी उनको पेट्रोनेज करती थी मतलब उनको कुछ ना कुछ एज अ गिफ्ट भी देती थी उनकी आर्ट परफॉर्म करने के लिए। तो इस पीरियड में आर्ट का बहुत मेजर रोल रहा है और आर्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक। अब इसमें कुछ लिटरेरी फॉर्म्स रही हैं। क्या लिटरेरी फॉर्म्स रही हैं वो जानते हैं। हिस्ट्री तो हमने उसकी बहुत जान ली, पर अब हम बात करेंगे उसके मेन हिस्से में, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म उभर के आई वो आई सोनेट। सोनेट क्या है? सोनेट एक 14 लाइन लिरिक है जो पेट्रार्कन भी हो सकती है, शेक्सपियरियन हो सकती है, या फिर हम एलिजाबेथन वाली बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि लव हो गया, कॉन्सीट्स हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस होता है ना। सोनेट के बारे में इतनी याद कर लो कि ये 14 लाइन लिरिक है। पेट्रार्कन सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट ये बात की बात है, अभी हम सब सिखा देंगे। और इनफैक्ट हमने फाउंडेशन सीरीज़ में ये सारी चीज़ें एक एक करके समझाई हुई हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में। तो यहाँ तो मेरे को आपको बस ओवरव्यू देना है, क्योंकि मास्टर सीरीज़ का मतलब ही यही है कि हम आपको एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं, है ना। हमने आपको पहले चलना क्यों सिखाया? इसलिए सिखाया जिससे जब हम आपको दौड़वाएंगे तब आप दौड़ लें। अब हम यहाँ पे भी आपको चलवाएंगे फिर दौड़वाएंगे, हम आपका बस ये वार्म अप करा रहे हैं, एक बार दिखा रहे हैं कि ये होता है, ठीक। सोनेट क्या है? एक 14 लाइन लिरिक है, आपको मालूम है। इसमें राइमिंग स्कीम जो होती है आपको मालूम है या नहीं मालूम है? एक बार खुद सोचो, कमेंट डाउन करो। इसमें की प्रैक्टिशनर्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो चाहे सिडनी हो गए, स्पेंसर हो गए, शेक्सपियर हो गए, ये सारे लोग आ रहे हैं। इन सब के बारे में बात होगी, चिंता मत करो, अभी बस देखते जाओ। ड्रामा में हमारा ब्लैंक वर्स आता है, 5 एक्ट स्ट्रक्चर आता है, पब्लिक थिएटर, सीन इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें मार्लो, शेक्सपियर, किड और लाइली, इनको आपको याद रखना है। एपिक या रोमांस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एलिगरी आ रही है, शिवलरिक आइडियल्स आ रहे हैं, एक्सटेंडेड नैरेटिव आ रहे हैं, क्लासिकल इमिटेशन आ रहे हैं, और स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है इसका बहुत ही ज़्यादा जिक्र है और बहुत ही ज़्यादा ये आता है। प्रोज फिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास आ रही है अर्ली नॉवल फॉर्म्स आ रहे हैं, मॉरल सटायर आ रहे हैं, रोग लिटरेचर आ रहा है, पिक्रेस्क आ रहा है, ठीक। अगेन इसमें थॉमस नैश हो गए या फिर रॉबर्ट ग्रीन हो गए, ये सारे लोग आ गए। अभी सब बताऊंगी शेक्सपियर से किन की बनती थी किन की नहीं बनती थी, सब बताऊंगी, आपको बस रहना है साथ में। लिरिक पोइट्री आई जिसमें म्यूजिकल क्वालिटी थी। सोनेट था हमारे पास, सोनेट अलग है, लिरिक पोइट्री अलग है। लिरिक पोइट्री क्या है? जिसमें म्यूजिकल क्वालिटी आ रही है, इमोशन सेंटर्ड है और पेस्टोरल थीम्स है। इसमें कौन कौन आ रहा है? सिडनी आ रहे हैं, रेले आ रहे हैं, सरे आ रहे हैं, व्याटा आ रहे हैं, ठीक। अब मैं आपसे बात करूँ सोनेट। अब जो बच्चे यहाँ पे बैठे सोच रहे होंगे कि मैम ने तो इतना ही बता के छोड़ दिया, 14 लाइन लिरिक होती है, क्यों बता के छोड़ दिया? क्योंकि मैम को पता है कि मैम ये अलग से लाई हैं। क्यों लाई हैं ये अलग से? सब कुछ वहीं बता देती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। हमने डिज़ाइन किया है ना 50 दिन आपका, तो कुछ सोच के किया होगा। आपको बस साथ रहना है। जिनका पेपर 1 है, पेपर 2 है, उनको तो भटकने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप भटक रहे हो, इट्स योर चॉइस। बट जिनका पेपर 2 नहीं है उनके लिए पेपर 1 तो है ही है, उनके लिए भी है। इनके हिसाब से कोई फ्रेंड्स हैं, यू कैन सजेस्ट हिम। और इसी बात पे आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं, यू कैन सब्सक्राइब। वैसे मेरे को आदत नहीं है इतना बोलने की कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। मेरा काम है आपको कंटेंट देना, आपको चीज़ें, आपकी मदद करना, ठीक है। सोनेट ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूँ तो सोनेट कहाँ से आया है हमारे पास? सीधा सोनेट नहीं बता दिया कि ये 14 लिरिक है, वो बस वार्म अप था। अब डीप डाइव है, अब दौड़ो, अब जानो। सोनेट कहाँ से आया है? आया है हमारे पास इटली से, ठीक। पेट्रियार्क वाला कहाँ से आया है? ये चीज़ें समझने वाली हैं। पेट्रार्क, व्याट, आंसर है, देन सिडनी, देन शेक्सपियर,
टू डोमिनेंट फॉर्म है हमारे पास, एक पेट्रार्कन जिसे हम इटालियन सोनेट भी बोलते हैं, एक शेक्सपियरियन जिसे हम इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। ठीक, अभी सारी चीज़ें बताएंगे, चिंता मत करो, बस सुनते जाओ। अब देखो, दो जो हमारे पास टाइप आ रहे हैं, एक पेट्रार्कन और एक शेक्सपियरियन। पेट्रार्कन में क्या हो रहा है कि इटालियन सोनेट है, पेट्रार्कन में क्या हो रहा है, इसे हम इटालियन भी बोल रहे हैं, और शेक्सपियरियन में क्या हो रहा है, इसे हम इंग्लिश भी बोल रहे हैं। ठीक, इतनी बातें आ गई। इसमें स्ट्रक्चर क्या हो रहा है आपको आधों को तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो जान लो कि पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है, 8 लाइन्स 10 6 लाइन्स। शेक्सपियरियन में क्या होता है, 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 12 क्वाड्रेंट्स का मतलब है 4 के, है ना, तो 12 लाइन ही हो गई। एक कपलेट होता है लास्ट में, एंडिंग कपलेट, जो 2 लाइन का हो गया। ठीक, इसमें राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी बी, ए बी बी, ए सी डी ई। ठीक, वहीं यहाँ क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये ऐसी चीज़ें हैं, यू शुड स्क्रीन शॉट इट, और आपको ये याद ही होनी चाहिए। यहाँ पे टर्न, यहाँ पे बोल्टा कहाँ पे आता है, आफ्टर 8th लाइन। ये ऑक्टेव के बाद क्या आता है, बोल्टा। ये बारीकियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। ऑक्टेव के बाद क्या आता है, वोल्टा। यहाँ कब आता है, कपलेट से पहले, आफ्टर 12th लाइन। तो जहाँ पे ये टूट रहे हैं ना, जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना, वहीं पे आएगा टर्न, बोल्टा। थीम की बात अगर मैं करूँ तो अनरिक्वेटेड लव या स्पिरिचुअल मोस्टली हमारे पेट्रार्कन सोनेट्स में आते हैं, और आइडलाइज्ड लव जो है, टाइम है, इमॉर्टैलिटी है, ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं, शेक्सपियरियन सोनेट्स में आ रही हैं। तो ऐसे याद कर लो कि शेक्सपियरियन में आइडलाइज्ड लव है तो टाइम है, इमॉर्टैलिटी है, और पेट्रार्कन में आप याद कर सकते हो कि लव जो है वो अनरिक्वेटेड लव है और स्पिरिचुअल है। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल सबसे अच्छे हैं सिडनीज का एस्ट्रोफिल एंड स्टेला पेट्रार्कन सोनेट में, और शेक्सपियरियंस सोनेट में हमारे पास शेक्सपियर्स के 154 सोनेट्स हैं ही। ठीक, अब जो एग्ज़ाम ट्रैप आपका आता है वो ये आता है कि किसने क्या किया, कौन किसको लाया। ठीक है, तो पेट्रार्कन सोनेट को कौन इंट्रोड्यूस किया है, थॉमस वेट। कहाँ पे, इंग्लैंड में। सर्रे नहीं लाए हैं, सर्रे क्या लाए हैं, इंट्रोड्यूस द इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म एंड ब्लैंक वर्स आई अगेन से थॉमस वेट इंट्रोड्यूस द पेट्रार्कन सोनेट टू इंग्लैंड, सर्रे इंट्रोड्यूस द इंग्लिश शेक्सपियरियन फॉर्म एंड ब्लैंक वर्स। ये आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये ट्रैप की तरह लिखा गया है। अच्छा, मैं ये बात और बता दूं कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अरे अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि ब्लैंक वर्स तो शेक्सपियर से एसोसिएटेड है। तो मैं बता दूं कि हाँ, आप सही हैं, एसोसिएटेड है। उन्होंने वो उसकी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हैं कि उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो आप कह सकते हैं कि वो एसोसिएटेड हैं उनसे। बट इंट्रोड्यूस किसने किया है, सरे, अर्ल ऑफ सरे। ठीक, शेक्सपियर ऐसे तो मार्लो जो है हमारे पास, उनका भी नाम आता है, उन्होंने भी यूज़ किया है ना। तो आप इसीलिए ये ट्रैप है जो आपको याद रखना है। अब हम एलिजाबेथन पीरियड के, आज पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है गले में, पता नहीं क्या है, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी, सॉरी। बट एलिजाबेथन पीरियड में हमने जाना कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लिया, हमने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देख लिया, लिटरेरी फॉर्म्स देख ली, लिटरेरी फॉर्म्स के बाद हमने सोनेट देख लिया, जो इम्पोर्टेंट है वो हम सब देखते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कुछ मेजर राइटर्स। अच्छा, आप कुछ कहेंगे कि आपने सोनेट तो ही बताया, बाकी थोड़ी बताया। तो बेटा, इसमें सोनेट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाकी ये ड्रामा है, एपिक रोमांस है। अब प्रोज फिक्शन देखो, आप समझ रहे होगे अपने आप, है ना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक आप इतनी बात तो समझ ही रहे होंगे, है ना। और अगर इन केस आपको नहीं आता तो शर्माओ मत, आप पूछ लो, हम बता देंगे। मेजर राइटर्स,
जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ऐसे सिंपल से टेबल्स हैं जो आपको याद रखनी। क्या याद रखना है? सबसे पहले राइटर हमारे पास आ रहे हैं एडमंड स्पेंसर, जिनका टाइम लाइन है 1552 टू 1599। ठीक, अब यहाँ पे तुम एक बार ये देख लो कि ये 1588 से 1603 तक है। ठीक, क्या है? एलिजाबेथन पीरियड। और ये राइटर हमारे कब है? 1552 के 1559 तक। ठीक, अब इनका जो की वर्क है, जो तुमको भूलना ही नहीं है, सपने में भी नहीं भूलना है, वो क्या है? फेरी क्वीन, शेपर्ड्स कैलेंडर और एमोरेटी। ये नहीं भूलना। इन तीनों में से तुमने कौन सा पढ़ा हुआ है? अच्छा, एस्ट्रोफिलिस स्टेला, डिफेंस ऑफ पोइट्री और एरेकेडिया, इनमें से तुमने कौन सा पढ़ा हुआ है? जरा कमेंट डाउन करो, मैं देखूँ कितने होशियार बच्चे हैं मेरे पास, है ना। एडमंड स्पेंसर का तुमको याद रखना है फेरी क्वीन, शेपर्ड्स कैलेंडर और एमोरेटी। इसका सिग्निफिकेंस या की कॉन्सेप्ट तुमको क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि ये पोइट इनसे एसोसिएटेड, जो तुमको याद रखना है। और एक याद रखना है स्पेंसेरियन स्टेंचा। अभी जैसे तुम सोनेट देख रहे थे, वैसे ही तुमको क्या याद रखना है? स्पेंसेरियन, इनके ही नाम पे है, एडमंड स्पेंसर के नाम पे स्पेरेशन स्टेंचा, जो 9 लाइन की है। तो ये तुम कह सकते हैं एलेग्रियल एपिक प्रेजिंग एलिजाबेथ। एलिजाबेथ को प्रेज करते हुए जो चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, वो सारी तुम समझ सकते हो, जिनसे एसोसिएटेड है एडमंड स्पेंसर। फिलिप सिडनी जहाँ पे आ रहे हैं 1554 टू 1586, इनका एस्ट्रोफिल हो गया, एंड स्टेला या डिफेंस ऑफ पोइसी हो गया, एरेकेडिया हो गया। ये क्या है? ये फर्स्ट मेजर सोनेट सीक्वेंस है। ये क्या है? फर्स्ट मेजर सोनेट सीक्वेंस। एस्ट्रोफिल और स्टेला अभी मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाया? याद आया तुम्हें? यहाँ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ये पेट्रार्कन सोनेट है। तो ये किससे रिलेटेड होगा? इसकी थीम क्या होगी? अनरिक्वेटेड लव और स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल। ठीक, अब तुम्हें काम कैसे आएगा? ये तुम सोच रहे हो मुझे एक ही वर्ड दे दिया, कैसे काम आएगा? ये ऐसे काम आएगा, अपना दिमाग खुला रखोगे। कैसे दिमाग खुला रखोगे? कि जैसे कि कोई एमसीक्यू आया और तुमको नहीं आता है, बट तुमको ये मालूम है कि अच्छा ये इस टाइम पीरियड का वर्क है, तो इसमें ये खासियत तो होगी ही। अच्छा, ये पेट्रार्कन सोनेट है, तो अच्छा इसमें अनरिक्वेटेड लव तो होगा, स्पिरिचुअल थीम तो होगी। समझ रहे हो? तो तुम ये अंदाज़ लगा सकते हो, जिससे तुम्हारे तुक्के भी सही जाएंगे, जो तुम बहुत मारते होगे, है ना। तो ये क्या है? फर्स्ट मेजर सोनेट सीक्वेंस है। और ये जो है डिफेंस ऑफ पोइजी, इसमें जो डिफेंस है ऑफ पोइजी है, ये फर्स्ट मेजर इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म कितनों को नहीं पता है? अगर नहीं पता है, तुमको फाउंडेशन सीरीज़ में जाना है, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, साफ सीधी बात। भले ही तुम इस चैनल से चले जाओ, तुम अपना नुकसान कर लो, बट आई विल नॉट से यू कि तुम यहाँ रुको, क्योंकि अगर तुम्हें लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में इतना डेप्थ में नहीं मालूम है, तो तुमको पहले फाउंडेशन सीरीज़ देखनी चाहिए, है ना। डिफेंस ऑफ पोइजी। डिफेंस ऑफ पोइजी क्या है? फर्स्ट मेजर इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। आगे भी हम बात करते रहेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। अगले राइटर हम देखने हैं जो हमारे मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, 1564 टू 1593, जिनके की वर्क्स तुमको याद रखने हैं टेम्बरलीन, डॉक्टर फॉस्टिस, एडवर्ड टू, हीरो एंड लिएंडर। ये सारे याद रखने हैं। इनको तुम फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है, या माइटी लाइन जो ब्लैंक वर्स वो इनसे एसोसिएटेड है, मैक्विलियन विलन या ओवर रीचर हीरो। ये सारे सिग्निफिकेंस की कॉन्सेप्ट हैं जो एक बार तुमको ऐसे ही उंगलियों पे रहने ही रहने हैं, इसलिए ये टेबल में है। आगे भी हम डिटेल में भी बात करेंगे, बट अभी हम जो की कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं वो देख लो। वहीं पे थॉमस किड की बात अगर हम करें, इनका वर्क तुमको स्पेनिश ट्रेजेडी नहीं भूलना है। इन्होंने क्या किया कि रिवेंज ट्रेजेडी को इस्टेब्लिश किया। स्नेक एन इन्फ्लुएंस और प्ले विद इन अ प्ले डिवाइस कहाँ से आई है? प्ले विद इन अ प्ले। ये सारे PY के उसके कीवर्ड्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार। ये सारे PY के उसके कीवर्ड्स हैं जो आपको ऐसे थ्योरी वाले पार्ट में आप से नज़रअंदाज हो सकते हैं,
इसलिए फोकस ऑन दिस। थॉमस किड प्ले विद इन अ प्ले डिवाइस और एस्टेब्लिश रिवेंज ट्रेजेडी। सर वॉल्टर रेले, इनका क्या याद रखना है? द नेम प्लाई या द ओशन टू सिंथिया। अब तुम खुद सोचो, इतने सारे राइटर्स हैं, तुम सबके बारे में एक एक डिटेल याद रखोगे? क्या क्या याद रखोगे, है ना? तो उतनी चीज़ तो याद रखो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सब करने के चक्कर में मेन चीज़ छूट जाए, उससे अच्छा है कि पहले मेन चीज़ कर ली जाए। सब तो हम जितना कर पाएंगे उतना करेंगे ही, हम सब कराएंगे, है ना? तुम लोग भी ना। चलो, सर वॉल्टर रेल की हमने बात कर ली। इनका मोस्टली क्या था कि कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्स या रिप्लाई, पोइट्री टाइप और कोर्टली लिरिक इनका रहता था। ठीक। जॉन लेली अगेन द इम्पॉर्टेंट, इनका यूफीस, इन्होंने क्या टर्म कॉइन किया? यूफिज्म। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एंटीथेटिकल प्रोज स्टाइल की, एक ऐसा प्रोज स्टाइल जो आपको और प्रोज स्टाइल से अलग देखने को मिलेगा, ऑर्नेट और बैलेंस्ड होगा। ठीक, अभी हम सब बात करेंगे। थॉमस नैश, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इनका याद रखना। अर्ली पिकार्स्क नॉवल है, पैम्पलेट वॉर और सेटराइज्ड है। ओहो, सेटायरिस्ट हैं। ठीक है, कभी कभी हो जाती है जवान स्लिप। अब ऐसा तो है नहीं मैं बहुत ही ऐसे वो वाली हूँ कि ये वीडियो मैं एडिट नहीं करूँगी, अपनी गलतियाँ नहीं छुपाऊँगी, ऐसे ही अपलोड कर दूँगी। तो इन केस आपको ऐसे, इन केस कि आपको ऐसी ही मिलेगी, तो यू शुड फोकस ऑन द थिंग्स। ओके, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ तो आप खुद पढ़ लो, लिखा हुआ है सामने, बट यू शुड फोकस ऑन द कंटेंट। ठीक। फ्रांसिस बेकन की अगर मैं बात करूँ तो इनके एसेस बहुत पॉपुलर हैं। नोवम ऑर्गेनम, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इन्हें हम कहते हैं। इंडक्टिव मेथड की ये बात कर रहे हैं, मतलब इनसे एसोसिएटेड है। और एपोरिस्टिक स्टाइल है। ठीक। विलियम शेक्सपियर, जिनको आप सब जानते हैं, आप एलिजाबेथन पीरियड आते ही आते आपका बस एक ही नाम याद होता है, वो है हमारे विलियम शेक्सपियर, है ना, जिनकी 37 प्लेस हैं, 154 सोनेट्स हैं और 2 लॉन्ग पोएम्स हैं। ठीक। यहाँ हम डे 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसलिए इनको थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में दिखा दूँ मैं पहले आपको अंदाज़ा नहीं रहता है ना। ये देखो, जिनके कीवर्ड्स हैं टेम्बरलीन, डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड सेकंड, हीरोइन लिंडा, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, माइटी लाइन, ब्लैंक वर्स जो है इनसे एसोसिएटेड, और ओवर रीचर हीरो। ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, तो इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये क्या है? इनके जो प्रोटैगनिस्ट्स होते हैं, जैसे इनका जो वर्क है डॉक्टर फॉस्टस, तो इनके जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो एक फॉस्टियन ड्राइव शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे एम्बिशन होता है बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेनेसांस में, क्वीन एलिजाबेथन पीरियड में लोग लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, उनके बारे में लिख रहे थे। तो वहीं पे क्रिस्टोफर मार्लो क्या कर रहे थे कि ऐसी चीज़ों पे लिख रहे थे जहाँ पे एम्बिशन बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स हो रहा था, डिफाइंग गॉड, मॉर्टेलिटी, ऑर्डर। ये सारी चीज़ें जो पहले रिलीजियस प्लेज या फिर मॉर्टेलिटी प्लेज, ये सारी चीज़ें चल रही थी, इनको डिफाई करते हुए वो ह्यूमन लिमिट्स के बारे में बात कर रहे थे। दिस ओवर रीचर आर्केटाइप इज डिफाइनिंग एलिजाबेथन ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे समझ में। जैसे टेम्बरलीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है? ओवर रीचर ऑफ पावर है, जैसे कॉन्कर्स किंगडम। डॉक्टर फर्स्टिस की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है? सेल्स सोल फॉर नॉलेज। फिर से ओवर रीचर फॉर इंटेलेक्ट आ गया। एडवर्ड सेकंड की बात करूँ तो फिर फर्स्ट इंग्लिश हिस्ट्री ट्रेजेडी। ठीक। ओवर रीचर ऑफ पावर कहाँ पे है? कॉन्कर्स किंगडम। सेल सोल्स फॉर नॉलेज, ये क्या है? ओवर रीचर ऑफ इंटेलेक्ट। तो मेन बात क्या निकल के आ रही है? मेन बात ये निकल के आ रही है
कि एम्बिशन बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। अब याद रहेंगे क्रिस्टोफर मार्लो, पक्का पक्का बताओ। अगर आप लोग आज मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो थोड़ा सा आपको एनर्जी डाउन लग सकती है, बट अगर आप फुल एनर्जी के साथ मेरे साथ बने रहते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो अभी तक आप शायद ढूंढते रह जाएं और पढ़ी ना हो, है ना। बहुत बड़ी बात कह दी, पर कभी कभी बड़ी बात कह देनी चाहिए, है ना। चलो ब्लैंक वर्स की अगर मैं बात करूँ, अच्छा कितने बच्चे हैं, एक तो मेरी आदत है ऐसे बच्चों को सामने से देख के पढ़ाने की। अब यहाँ पे नहीं मालूम कि बच्चे क्या कितना मान रहे हैं, बट हाँ मेरे को कमेंट डाउन करना बताना। ब्लैंक वर्स जिस वो क्या है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर का क्या मतलब है, पहली बात उसमें राइम नहीं है, दूसरी बात क्या है कि उसमें 10 सिलेबल्स हैं और 5 स्ट्रेसेस पर लाइन है, दैट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर। आया समझ में। ब्लैंक वर्स क्या है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 स्ट्रेसेस पर लाइन होती है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, सरे। सरे इंट्रोड्यूस्ड इट इन ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स आइनेट, ठीक। मार्लो परफेक्टेड इट फॉर ड्रामा। शेक्सपियर एलिवेटेड इट टू हाइट कॉल्ड मार्लोस माइटी लाइन बाय बेन जॉनसन। अब आपको सारा इंटरकनेक्शन पता लग गया। जो आप सोच रहे थे कि ब्लैंक वर्स तो शेक्सपियर से ही एसोसिएटेड है, बस नहीं, अब आपको पूरा इंटरकनेक्शन पता लग गया। मेरी आवाज़ में ना समझ में आया, एक बार आप खुद से पढ़ के देख लो, आपको आ जाएगा, है ना। वीडियो आपके पास है। अगली बात हम कर रहे हैं द एलिजाबेथन थिएटर की। एलिजाबेथन थिएटर, जैसे कि हमने जाना कि एलिजाबेथन जो थी, क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो बहुत शौकीन किस्म की थी। उनके बहुत ज़्यादा भाषाएं उन्हें आती थी, मल्टीलिंगुअल के साथ साथ एजुकेटेड भी थी और होशियार भी थी, है ना। और उनके इंटरेस्ट बहुत थे, आर्ट को वो बहुत ज़्यादा ऐसे फैसिनेट करती थी, प्रोत्साहित करती थी, है ना। बहुत आर्ट के सराउंडिंग में रहना चाहती थी। तो उनका जो थिएटर है, उनका थिएटर में जो इंटरेस्ट जगा था, एलिजाबेथन थिएटर, उसका स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो उनके टाइम पीरियड के मेजर थिएटर आए हैं, वो पहला है द ग्लोब थिएटर। ये किसने बनाया, शेक्सपियर की कंपनी ने बनाया। बिल्ट बाय शेक्सपियर्स कंपनी, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, ओपन एयर, वुडन ओक। और इतनी, अच्छा अभी इतनी बात याद रखो, अब वरना आप कहोगे क्या क्या पढ़ा दिया आपने, है ना। ग्लोब थिएटर जो 1599 में एलिजाबेथन टाइम पीरियड के टाइम पे बिल्ट हुआ, किसके द्वारा, शेक्सपियर्स की कंपनी के द्वारा। इसमें क्या था कि ये ओपन एयर था। अच्छा एक बात और थी कि पहले जो क्या होता है, रिच लोग, होता तो हमेशा से यही है कि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें कुर्सियाँ मिल जाती हैं बैठने के लिए और गरीब नीचे ही खड़े रह जाते हैं, है ना। तो वो वाली जो बात है, तो उसमें बात ये है कि ग्लोब थिएटर में ओपन एयर था और यहाँ पे वुडन ओक, जो फिर आप समझ सकते हो कोरस एंड हेनरी V है, उसका बहुत ज़्यादा जिक्र रहता था। फिर द रोज़ आया, द स्वान आया, द फॉर्च्यून आया, ये और थिएटर्स आते रहे जो वेंग साइड में आप साउथ वार्क में देख सकते हो। आपको ग्लोब थिएटर मेन है और किसने बनाया, ये मेन है, ठीक। फिर सिनेकन इन्फ्लुएंस क्या आया कि लैटिन ट्रेजेडीज ऑफ सिनेका, जिसमें 5 एक्ट स्ट्रक्चर था, रिवेंज था, घूस था, वायलेंस था, रिपोर्टेड था, ये सारी चीज़ें थी, उसका इन्फ्लुएंस रहा है कहीं ना कहीं। फिर कॉमिक फॉर्म्स भी आई, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आया बाय बेन जॉनसन, है ना। कैरेक्टर्स डोमिनेटेड बाय वन ह्यूमर लाइक ब्लड या फिर येलो ब्लैक वाइल या फ्लेकम, ठीक, ये सारी चीज़ें आई। अच्छा एलिजाबेथन थिएटर में मेन बात पता है क्या रही, बात ये रही कि मोस्टली वो डायलॉग बेस्ड रहा, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा बैकग्राउंड नहीं, वो वाली सारी चीज़ें नहीं थी। एक तो डायलॉग बेस्ड रहा, ऊपर से जो आपको मैं बताऊंगी जो भी करेक्टर्स रहे वो मेन रहे, वुमेन्स नहीं थी, ठीक।
मैन रहे मैन रहने का क्या बात है? मैन रहने का बात ये है कि वो पोर्ट्री वुमेन को भी कर देते थे, है ना, बट वुमेन नहीं होती थी। ठीक, कॉमिक फॉर्म्स रही। यूनिवर्सिटी वेट्स जो एक बहुत ही जानदार ग्रुप था जिसकी बहुत बातें होती हैं, बहुत आता है एग्ज़ाम में। वो क्या था कि इसमें मार्लो थे, नेश थे, किट थे, ग्रीन, पील, लॉजी, सब लोग थे। ड्रामेटिस्ट, एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सारे लोग थे। इन्होंने क्या किया, क्लासिकल लर्निंग को पॉपुलर स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया। यूनिवर्सिटी वेट्स, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ये पढ़े लिखे लोग थे, इनका एक ही एक ग्रुप था। ठीक, इतनी बातें आई समझ में। चलो नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं स्पेंसर्स का ही दी फेरी क्वीन। इसमें एक तो बुक बहुत सारी मतलब ऐसा प्लान किया गया था कि 12 किताबें लिखी जाएंगी। ठीक, 12 बुक एपिक। लेकिन हुआ क्या कि 6 ही बुक लिख पाए, 6 ही किताबें लिखी जा पाई और कुछ फ्रेगमेंट रहे, उतना ही कंप्लीट हो पाया। इसमें था ये कि ईच बुक कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रही थी वन वर्च्यू ऑफ जेंटलमैन पर्सनिफाइड एज नाइट। राजा का व्यक्तित्व, है ना। तो सबसे पहले चलो बाकी बातें बाद में, पहले ये सोचो कि स्पेंस थोड़ा सा भटक जाते हैं हम, और वही भटकना नहीं है ना। स्पेंसर्स का द फेरी क्वीन जो है, उसमें आपको ये याद रखना है कि ये 1590 में पब्लिश हुई। और कौन सी पब्लिश हुई? जो पहली, दूसरी, तीसरी किताब थी वो 1590 में हुई, फिर 1596 में चौथी, पाँचवीं, छठी हुई, ऐसे 3 किताबें हुई। प्लान किया गया था कि 12 किताबें, लेकिन ओनली 6 कंप्लीट हो पाए और कुछ फ्रेगमेंट हो पाए। ईच बुक अलग अलग बात है, क्या है बात है, आओ वो देख लेते हैं। पहली वन में होलीनेस है, दूसरे में टेम्परेंस है, तीसरे में चैस्टिटी है, चौथे में फ्रेंडशिप है, पाँचवें में जस्टिस है, छठे में कर्टेसी है। ठीक, नाइट का क्या दिखाया गया है, क्या पर्सनिफाइड किया गया है? रेड क्रॉस नाइट, फिर गॉन, फिर ब्रुटमेंट जो एक फीमेल की तरह, ट्रायमंड, कैम्बल, आर्टिकल, कैलिडोर। जिन्होंने ये फेरी क्वीन पढ़ी है उनको सब समझ आ रहा होगा, जिनने नहीं पढ़ी है उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होगा। इन केस आपने फेरी क्वीन नहीं पढ़ी है और यू वांट इट कि मैं आपको पूरा वो डिटेल में कवर अप करूं और आपको समझा दूं फेरी क्वीन, तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो आप जिन्होंने पढ़ी हुई है वो जान रहे होंगे कि फेरी क्वीन में 6 किताबें हैं, इसका ये वर्च्यू है, इसमें ये नाइट है, ये विलन है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब इसमें जो एलिगरी लेयर्स हैं फेरी क्वीन में, देखो एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें अगर मैं एक ही वीडियो में कवर अप करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए मुझे कुछ कुछ चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। जैसे ये फेरी क्वीन मैंने आपसे कह दिया, अगर आपको नहीं आता, आप मुझे अगर मेरे से पढ़ना है तो आप कमेंट डाउन करो, मैं आपको पूरा पढ़ा दूँगी। ठीक, एलिगरी लेयर्स की अगर मैं बात करूँ फेरी क्वीन में, तो ये है कि द पोएम ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल एलिगरल लेवल्स, जहाँ पे लिटरल है, मॉरल है, पॉलिटिकल लेवल से, ये सारे अलग अलग लेवल्स पे पोएम ऑपरेट कर रही है। ठीक, लिटरल लेवल क्या है? एडवेंचर रिलेटेड। मॉरल लेवल वर्च्यूज और वाइसेस की बात हो रही है। पॉलिटिकल में ग्लोरिना, जो कि एलिजाबेथ वन पीरियड के टाइम की बात हो रही है। रेड क्रॉस क्या आपको डिफाइन कर रहा है? इंग्लैंड। डेवसा, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ आपको एक लेयर अप करके डिफाइन कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, पोर्ट्रे की जा रही है। दिस मल्टी लेयर्ड एलिगरी इज़ अ कॉमन एग्जाम क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिमेंबर। ये अलग रंग में इसीलिए है, कुछ लोगों का ये फेवरेट कलर हो सकता है, किस किस का है बताओ ज़रा। आई वॉन्ट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बात करो इन द सेंस कि मुझे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखे, समझ रहे हो। चलो, अब फिलिप सिडनी की जो हम एन अपॉलजी फॉर पोइट्री है, डिफेंस ऑफ पोइट्री पोएजी 1595, जो बहुत ही एक मेजर वर्क रहा है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जो किसके रिस्पॉन्स में लिखी गई थी? वो रिस्पॉन्स में लिखी गई थी स्टीफन गॉसेंस के द स्कूल ऑफ अब्यूज़ 1579 का, जिन्होंने अटैक किया था पोइट्री और थिएटर पे। उन्होंने पोइट्री और थिएटर पे जो भी उस पर अटैक किया था, उनका कहना था कि
पोइट्री ये होती है वो होती है ना, वो वाली जो चीज़ें थी। तो उसके रिस्पॉन्स में सिडनी का जो आया डिफेंस ऑफ पोइट्री एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, ये बहुत ही बड़ा मेजर वर्क रहा है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। और इसके आर्ग्यूमेंट क्या रहे हैं सिडनी ने बात क्या रखनी चाहिए, उन्होंने अपनी बात रखी है कि पोइट्री इज सुपीरियर टू फिलोसफी एंड हिस्ट्री। देखो, द स्कूल ऑफ अब्यूज आई एम कंसीडरिंग कि आपका पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इतना जस्ट दे सकती हूँ कि बहुत बेसिक ये समझ लो कि इन्होंने पोइट्री और थिएटर को अटैक करके हुए बुरा कहा, और वहीं पे उन्होंने सिडनी ने अपनी बात रखी और इसको डिफेंस किया। ठीक, तो सिडनी का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या रहा कि पोइट्री इज सुपीरियर टू फिलोसफी क्या हो जाती है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, और हिस्ट्री क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाती है। तो पोइट्री का काम क्या है कि ये फिलोसफी और हिस्ट्री से ऊपर उठ गई है। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू गाइस। और मैं ये बताना चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों कि फाउंडेशन सीरीज़ में जैसे आप ये देख रहे हो कि ये टू एब्स्ट्रैक्ट टू पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ जो ये क्रिटिसिज्म, ये जो पूरी कनेक्टिविटी है जो बच्चे उलझते हैं। अब आप यहाँ पे होरेशियन के कॉन्सेप्ट में नहीं समझ पाएंगे, है ना, अगर आपने वो नहीं जाना है। तो डेट्स वाई वी हैव कवर्ड द फाउंडेशन, फुल फाउंडेशन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। अगेन आई एम सेइंग कि अभी पहला दिन ही हुआ है, 50 दिन ख़राब मत करना। पहले वो अगर तुम हफ्ता भर भी दोगे बहुत आराम से, तब भी तुम पूरी फाउंडेशन सीरीज़ कर लोगे। प्लीज़ गो एंड वॉच देयर, क्योंकि अब मैं यहाँ पे तुमको यहाँ हॉरस नहीं पढ़ाऊँगी, है ना। तो हर चीज़ एक जगह नहीं हो सकती, वरना आप इतना लगातार बैठोगे। रिस्पेक्टेड, ये आपको अगर अपना भला करना है, आपको अपनी चीज़ें समझनी है, तो आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी। सिडनी का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या था कि पोइट्री जो है वो फिलॉसफी और हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि ये हमें सिखाती भी है और हर कई टाइम पे डिलाइट भी महसूस कराती है, मतलब इंसान को पढ़ के वो इमोशन फील हो सकता है। पोइट्री क्या करती है, एक गोल्डन वर्ल्ड क्रिएट कर देती है जो सुपीरियर है नेचर के ब्रेजन वर्ड से। ये डायरेक्ट कीवर्ड्स हैं। अगेन आई एम सेइंग, होरेशियन का कॉन्सेप्ट क्या था कि पोइट्री शुड टीच एंड डिलाइट, है ना। होरेशियन का जो होरस थे उनका कहना था कि पोइट्री का काम ऐसा होना चाहिए कि वो तुम्हें कुछ सिखाए भी और तुम्हें डिलाइट भी करे, तुम्हें अच्छा भी लगे, है ना। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने एज अ सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स रखा था। क्रिटिसाइजेस इंग्लिश ड्रामा फॉर वायलेटिंग टोटलियन यूनिटीज़, जो 3 यूनिटीज़ मैंने टाइम प्लेस सेक्शन बताई थी, उनको वायलेट करने के लिए इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को क्रिटिसाइज भी किया था। प्रेजेस सरे एंड स्पेंसर criticizes Gutenberg, the first English tragedy by Selig and Norton, 1561। इतनी बातें आ गई समझ में बेटा, कुछ बातें बताई जा रही हैं तो उनका महत्व है, उनको थोड़ा सा समझो, है ना। फ्लो चार्ट ये है, अभी तक जो भी मैंने बताया उसको एक इन अ फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट मैं आपको रिवाइव कराना चाहती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि आपने अभी तक पढ़ा क्या है। ना पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें चले गए हैं, है ना, आपको लग रहा होगा इसका कनेक्शन क्या है। तो कनेक्शन बेटा बस इतना सा है कि ये जो एलिजाबेथन पीरियड है 1558 टू 1603, इसका कंटेक्स्ट ये है कि ये रेनेसांस, ह्यूमनिज्म, रिफॉर्मेशन, नेशनलिज्म इससे रिलेट कर रहा था। रेनेसांस एज रीबर्थ, रिफॉर्मेशन और नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें हमारा कंटेक्स्ट था आया याद। इसमें हमने सोनेट की बात करी, जो 2 टाइप के हैं, पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन। पेट्रार्कन और शेक्सपियरियंस को और क्या क्या कहते हैं, एक बार कमेंट डाउन करो, वीडियो यहीं पॉज करो और अपने आप को टेस्ट करो कि कितना याद है, किसने लाया था, किसने इन्वेंट किया, किसने इंपोर्ट किया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन टू इट। पेट्रार्कन में आपको याद रखना है सिडनी का एस्ट्रोफिल स्टेला। शेक्सपियरियन में आपको शेक्सपियर के 154 सोनेट्स याद रखने हैं। ड्रामा की अगर हम बात करें तो हमने तो इसमें देखा, किड देखे, मार्लो देखे, ललित और शेक्सपियर, ये सारे देखे। रिवेंज किड का, थॉमस किड का रिवेंज ट्रेजेडी है ना, स्पेनिश ट्रेजेडी, मार्लो ट्रेजेडी प्लस ब्लैंक वर्स, डॉक्टर फास्टस और टेम्बरलिन, इसमें हम ओवर रीचर टाइप देख रहे थे ना।
ओवर रीचर देख रहे थे, आया याद, अच्छी बात है। कोड, कॉमेडी, यूफिज्म और शेक्सपियर ऑल जॉनर्स जो हम डे 2 में कवर अप करेंगे, तो यू हैव टू बी देयर विद मी टुमारो, ओके। आई एम नॉट फिक्सिंग टाइम टुडे, बट यू हैव टू बी देयर टुमारो। जब तक आपको ये सारी चीज़ें यहाँ ये जो टिप्स होती हैं आपको मालूम है, यहाँ पे आ जानी चाहिए। एपिक एल्गरी की हमने बात करी थी, स्पेंसर की फेरी क्वीन की जो 12 वर्च्यूज़, हम ग्लोरियाना एलिजाबेथ के बारे में बात कर रहे थे। अभी फेरी क्वीन अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने नहीं पढ़ी है, आप या तो खुद से पढ़ लो, मुझसे पढ़ना है तो मुझे बता दो, मैं पढ़ा दूँगी। प्रोज और क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो हमने इसमें सिडनी डिफेंस ऑफ पोइसी देखा और लिली बेकॉन हम देखेंगे आराम से। थिएटर्स में हमने द ग्लोब थिएटर देख लिया, कितने बनाए हैं बताओ मुझे। द रोज बेंसाइड ओपन एयर, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हाई यील्ड एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी टॉपिक जो आपको याद रखने हैं वो ये याद रखना है कि कौन सी कितनी डेट आई, इतनों की तो डेट आपको भूलनी ही नहीं है, ठीक। और ये जो टर्म्स हैं, यूफिज्म हो गया, माइटी लाइन हो गया, ओवर रीचर हो गया, स्पेंशन, स्टेंजा, कार्पे डिएम, ये आपको आप आजकल बायो में देख लेते हो इंस्टाग्राम के, आपको लगता है क्या नया वर्ड है, बट ये इतना पुराना वर्ड है, समझ रहे हो। वोल्टा, यूनिवर्सिटी वेट्स, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं जो अभी मैंने आपको समझा दी। इन केस आपको कुछ भी नहीं आया है, यू कैन आस्क। अब कुछ कनेक्शंस हैं जो आपको हाई यील्ड पैसा नहीं, हाई यील्ड नंबर दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? पेस्टोरल ट्रेडिशन। पेस्टोरल ट्रेडिशन में अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्पेंसर्स की शेपर्ड्स कैलेंडर आती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इट मॉडल्ड ऑन वर्जिल्स इक्लॉक्स, जहाँ पे ये इनॉग्रेट की गई थी। आप ऐसा समझ सकते हो कि हर एक महीने की, हर एक मंथ की अपनी खुद की एक पेस्टोरल पोएम डेडिकेटेड टू सिडनी, ठीक। फिलिप सिडनी को डेडिकेट करते हुए हर महीने की एक पेस्टोरल पोएम, उसको क्या कहा गया? पेस्टोरल ट्रेडिशन, जैसे तुम कह सकते हो इक्लॉग्स, ठीक। सोनेट सीक्वेंसेस में क्या बात आ रही है? सोनेट सीक्वेंसेस में बात आ रही है कि सिडनी की जो एस्ट्रोफिल है, जहाँ पे उसको एज अ स्टार या लवर डिफाइन किया गया है, स्टेला स्टार। अगेन आपने एस्ट्रोफिल स्टेला नहीं पढ़ी है, मुझसे पढ़नी है बता दो, वरना खुद से पढ़ लो, यूट्यूब की दुनिया में सब कुछ मौजूद है। स्पेंसर एमोरेटी, शेक्सपियर की राइवल पोइट, डार्क लेडी, फेरी होती, तो ये क्या थे? सोनेट सीक्वेंसेस थे, मतलब इन लोगों ने सीक्वेंसेस बना रखे थे और वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड थे, ठीक। रिवेंज ट्रेजेडी की अगर मैं बात करूँ तो रिवेंज ट्रेजेडी का एक जो लेनेस चल रहा है वो ये चल रहा है कि सेनेका से किड पे आए, किड से शेक्सपियर, देन टॉर्नियर, ठीक। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जिनके जनक आप मान सकते हो बेन जॉनसन, जिसमें जैकोबियन सब बताऊंगी डिटेल में, इसलिए ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। अभी हम 50 दिन है भाई, सब एक दिन में जान लोगे क्या? इतना डाइजेस्ट करने की तो भी क्षमता रखो। बेस्ड ऑन 4 ह्यूमर्स थ्योरी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आप याद रखोगे। कौन ज़्यादा रिलेटेड है? बेन जॉनसन है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एलिजाबेथन कॉमिक थ्योरी, ठीक। अब ये हैं आपके लिए क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस हैं ये? अब मुझे लगता है मैंने इतना पढ़ा दिया है कि ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे, तो मेक श्योर कि आप इन सब के आंसर्स मेरे को कमेंट डाउन करो, ठीक। हु इज़ क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर, और आज आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे से नहीं पढ़ा पाई हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी और आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगी, है ना। हु इज़ क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इस सब के आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं। अगला, डिफेंस ऑफ पोइजी किसके रिस्पॉन्स में थी आपको मालूम है, आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं। अच्छा ये सोचो, कोई इंसान आपसे 4 बार कह रहा है कमेंट डाउन, तो आप 4 क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन का तो आंसर कमेंट डाउन कर दो ना, इतना तो आपका बनता है अगर आपको इस लेवल का कंटेंट मिल रहा है। यूफिज्म किससे एसोसिएटेड है बताओ, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेंसर्स द फेरी क्वीन करेक्ट? फेरी क्वीन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर
Marlowe's concept of overreacher is best illustrated by which pair? अब जिसने ये नहीं पढ़ा होगा वो नहीं बता पाएगा, बट आप बताओ। आपने तो पढ़ा है ना। ग्लोब थिएटर किसने बिल्ड किया था और कब बिल्ड किया था? अगर ये भूल गए हो ना, अगर ये भूल गए हो तो बेटा ये 50 मिनट की वीडियो चाहे फिर से देखना, बट आज का आज याद कर लेना, रोज़ का रोज़ याद कर लोगे, सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सारे यूजीसी नेट लेवल के PYQs हैं। अभी मैंने आपको लाइन से पढ़ाए हैं, विद डेट्स पढ़ाए हैं, इसलिए मैं आपको। अच्छा ये बताओ, ये जो अभी मैंने आपको टेबल दी, क्यों दी, क्यों दी अलग से? ये जो आपको हाई यील्ड पॉइंट लिखा दिखा नहीं दिखा, समझे? इसलिए दी है क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे जब आपको इससे और डीप डाइव कराएंगे तब आपको क्या काम आएगा। ग्लोब थिएटर आ गया, ये आ गया, चलो ट्राई तो करना ना इसको, ठीक है। अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सिटी विट। अब आपने ये जो हल्के में लिया होगा, अब इसका आंसर दे के देख लो एक बार। Sydney's sonnet sequence, Astrophil and Stella, is addressed to? Your last question, which of the following is the first English tragedy? Okay, so that's all for today. ये सारे आंसर्स आपको जो अभी नहीं दिखाएंगे, आपको फोकस क्या करना है, क्या एग्ज़ामिनर को पसंद है पूछना, वो सारी बातें आपके लिए यहाँ सामने हैं। आपके ये सामने है कि सोनेट फ्रॉम एट्रीब्यूशन, कि कौन कहाँ से लाया, ये आता ही आता है। स्पेंशेरियन स्टेंजा, डिफेंस ऑफ पोइजी, फेरी क्वीन, एलिगरी लेयर्स, मार्लोस का कॉन्ट्रीब्यूशन और फर्स्ट प्ले पोएम, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद है। अच्छा, कॉमन ट्रैप्स हैं कुछ, वो समझ लो। एक ट्रैप क्या है कि ये पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन, मुझे नहीं लगता अब आपका ट्रैप बचा होगा, अगर बचा है तो एक बार पढ़ो। फेरी क्वीन लोग समझते हैं पूरी हुई है, बट वो पूरी नहीं हुई, केवल 6 किताबें पूरी हुई हैं और कुछ फ्रेगमेंट्स हैं। मार्लो के प्ले को मिला देते हैं जो नहीं मिलाना है, समझ रहे हो। और चौथा, बेकन्स एसेस फर्स्ट एडिशन, 1597 में केवल 10 आए हैं, 1612 में 38 आए हैं और 1625 में 58 आए हैं, और 1597 इज़ द वन टेस्टेड। ओके, वेटेज स्टेप भी आपको दी हुई है कि एलिजाबेथन एज से 3 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब अभी जो मैंने आपको जितना बताया है ना, ये देखो, स्पेंसर्स का फेरी क्वीन अपीयर्स इन ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट, ये सारी चीज़ें आपको मेरी दी हुई हैं। आपको अगेन आई एम सेइंग फेरी क्वीन नहीं पढ़ी है, मुझे बता दो, मैं पढ़ा दूँगी। क्विक रिवीजन आज का हम कर लेते हैं। डे 1 का लास्ट मिनट पे एलिजाबेथन एज हमने पढ़ी, 1558 से 1603 तक है। रेनेसांस रिफॉर्मेशन नेशनलिज्म से रिलेटेड है। सोनेट के बारे में हमने पढ़ लिया, शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट वर्ड इससे रिलेटेड है। शेक्सपियरियन सरे ब्लैंक वर्स भी। सिडनी का एस्ट्रोफिल स्टेला और शेक्सपियर का 154 सोनेट, दोनों के हमने पार्ट देख लिए। मार्लो, स्पेंसर, सिडनी, लिली, फर्स्ट प्लेस, इन सब के बारे में हमने जान लिया। तो आज की हमारी मास्टर सीरीज़ का डे 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इन सारे के बारे में जान लिया। और अगेन हम सेइंग कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी हमने किया हुआ है सुबह, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनका, आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे आपको मिल जाएगा। पेपर 1 का अलग, पेपर 2 का अलग आपको देखना है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। इन केस अभी तक नहीं देखा है, पेपर 1 का भी देख लो, और मास्टर सीरीज़ का हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का आज का हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। होप कि आपको ये क्लास में समझ आया होगा। क्लास में समझ आने के साथ साथ आई होप कि आप ये सारी चीज़ें रोज़ की रोज़ करेंगे, क्योंकि ये रोज़ की रोज़ करते जाओगे तो मेहनत कम पड़ेगी, और कभी कभी करोगे तो मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। ट्राई टू बी इन द फ्लो, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।